तो देखिए बेटा, हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, जिसके अंदर दो टॉपिक आने वाले हैं, चेंज ऑफ वेव्स फेस, स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड। स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ है और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सारे ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं उसी में से आते हैं। इस साल भी जो क्वेश्चन आया था उसी में से आया था, है ना। वो भी हम डिस्कस करेंगे, इस साल वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। चलो, हमारा जो फोकस है, हमारा पहला जो टॉपिक है उस पे आते हैं, चेंज ऑफ फेस। लेट्स गो विद दैट। 15.6.1 चेंज ऑफ फेस, चेंज ऑफ फेस। और अब देखो बेटा, सिचुएशन क्या होती है। अब तक आपने जितने भी वेव्स पढ़े वो सिर्फ आगे मीडियम में प्रोपोगेट कर रहे थे, है ना। कभी किसी वो सरफेस से टकरा कर कहीं इधर उधर या वापस कहीं नहीं आए थे, ये सिर्फ आगे 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 बढ़ने का काम कर रहे थे। अब मगर होगा क्या, यहाँ वेव्स किसी मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर वापस आएंगे, तो उनके अंदर कुछ बदलाव देखने में मिलेगा। अपने कुछ जगहों पे बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पे नहीं भी देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ फेस। अब ऐसा है कि हम लोग पहले पूरा फोकस अपना ट्रांसवर्स वेव पे रखेंगे। तो मैं अपना पहला प्राइम फोकस सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव पे रख रहा हूं। तो फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव, पूरा फोकस मेरा ट्रांसवर्स वेव पे है। जब आपका पूरा फोकस ट्रांसवर्स वेव पे है तो उसमें हम लोग फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। देखो अब हो गया क्या, अब इमेजिन करो कि यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है या दीवार है, कुछ ऐसे इमेजिन करो, और किसी तरह से मैंने एक रस्सी यहां उससे अटैच करके रखा है। रस्सी को जैसे दीवार में कोई हुक होगा, रिंग जैसा, उस पर मैंने रस्सी बांध दिया, या कोई गड्ढा होगा, कुछ भी होगा, इस तरह से मैंने रस्सी को वहां पर अटका के रखा। और मैं क्या करूंगा, अब इस रस्सी को एक झटका दूंगा, ऐसा वर्टिकल, यानी वर्टिकल पल्स दूंगा। तो होगा क्या कि यहां पर एक वर्टिकल पल्स जनरेट होगा, ऐसा वर्टिकल पल्स जनरेट होगा, जिसमें सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेंगे और धीरे 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 वो आगे 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 बढ़ते चला जाएगा। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और फाइनली वो यहां पहुंचेगा। फिर यहां से अरे अमजद, अमजद क्लियर हो गया इनका? लेना है कि नहीं? सर ने क्या बोले? अरे वैसे तो मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, लेना है कि नहीं अंदर, बस इतना पूछो सर से, बस उतना ही बोल रहा हूं। चेयर लगा, चेयर। हाँ, तो अब क्या सीन हो रहा कि यहां आपने ऊपर ऐसा झटका दिए तो ये वेव गया क्रेस्ट 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 क्रेस्ट। अब फिर उसके बाद देखो ये वेव इधर जाकर इस साइड से टकराती है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये वेव आगे ट्रेवल कर रही थी, वेव बोलो, चेयर लगा। हाँ, ये वेव वेलोसिटी इस तरफ से ट्रेवल कर रही थी और पार्टिकल वेलोसिटी कहां थी? ऊपर की तरफ थी। जब ये क्या करती है, ये ट्रांसवर्स वेव ये रिजिड बाउंड्री से टकराती है और जब लौटती है तो मैं क्या देखता हूं, ये वेव कुछ इस तरह से आती है वापस। लौटते वक्त ऐसी होती है, मतलब जाते वक्त वो वेव क्या थी बेटा? क्रेस्ट थी। जाते वक्त वो क्या थी? क्रेस्ट। मगर आते वक्त क्या हुआ? रफ बन के लौटा, है कि नहीं? आपको अगर याद होगा कि वाइब्रेशन में जब कोई पार्टिकल क्रेस्ट पे होता है तो उसका फेस एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और जब वो ट्रफ पे होता है तो क्या होता है? 270 डिग्री, प्लस 180 होते हैं ना ये। तो भाई 90 और 270 फर्क कितने का आ गया? 180 डिग्री का। तो तुमको नहीं लगता कि पार्टिकल के फेस में 180 डिग्री का चेंज आ गया, है ना? और ये फेस तभी समझता है जब ऑसिलेशन का वो वाला पार्ट याद हो अच्छे से। अगर ऑसिलेशन कमजोर हो तुम्हारा तो भैया फिर अटक जाएंगे। चेयर लगा देना, लगाई दो, बोर्ड लगा दो एकदम, हो गया सब। तो ऑसिलेशन का वो पार्ट अगर आपको फेज एंगल वाला पार्ट अच्छे से आता है तो वो समझ में आएगा।
तो मैंने क्या देखा कि जब भी एक ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है और किसी डेंसर मीडियम से टकराती है, तो हम क्या देखते हैं, क्रेस्ट ट्रफ बन के लौटता है, या फिर अगर वो ट्रफ ट्रैवल कर रहा होता तो क्रेस्ट बन के वो लौटता। हमने देखा कि पार्टिकल वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, पार्टिकल वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, और वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होती ही है। वेव वेलोसिटी ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड, ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड। पार्टिकल वेलोसिटी देखो, पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे थे सारे के सारे, लौटते वक्त सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव पहले राइट साइड में जा रही थी, आते वक्त पूरी लेफ्ट साइड में जा रही, तो पार्टिकल वेलोसिटी तो रिवर्स हुआ ही है, वेव वेलोसिटी भी रिवर्स हुआ है। फेज डिफरेंस कितने का आया है, फेज चेंज कितने का आया है, तो 180 डिग्री का, जिसको मैं कहूंगा पाई रेडियन। अच्छा, सवाल ये उठा कि फेज में जो बदलाव आया वो कौन डिसाइड करता है, पार्टिकल की वेलोसिटी की वेव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन इख्तियार किया है, तो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि जाते वक्त सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, ऊपर की तरफ, और आते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, नीचे की तरफ। तो आप ये देखो कि पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या बदलाव आया, और वो डिसाइड करेगा फेज में क्या चेंज आया है। आई बात समझ में आपको? अब हम आते हैं सेकंड कंसेप्ट के पर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम। अब एक इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रस्सी है, उसको एक रिंग लगी हुई है, और ये एक रॉड के अंदर पिरोई गई है या फंसाई गई है, रॉड के अंदर, पतले से रॉड के अंदर इसको फंसाई गई है। यहां पर ऐसा आप इसको यहां जर्क देते हो, आप देखते हैं कि यहां क्रस्ट जनरेट हुआ है, तो चलो ये क्रस्ट जनरेट हुआ है। अब ये क्रस्ट आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, थोड़ी देर के बाद क्रस्ट यहां से हटके यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्रस्ट यहां से हटके यहां आ जाएगा, और होगा क्या कि ये रिंग ऊपर चले जाएगी, ऐसी यहां ऐसी रिंग आ जाएगी, ये रिंग ऊपर की तरफ चले जाएगी ऐसी। तो देखो, जब वेव हमारी आखिरी उस मीडियम पे टकराई थी, तो ये क्या हुआ था, वो ऊपर की तरफ चले गई थी। अब देखो वहां पर वेव क्या होगा, वापस आएगी। जब ये वापस आएगी, देखो ये ऊपर गया रिंग, और जब ये वापस आएगा, ये ऊपर से ही नीचे वापस आएगा, ऊपर से ही देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगी। अगर मैं कहूंगा कि रिंग थी फंसी हुई, पहले ऐसा स्ट्रेट थी, इमेजिन करो आपने वेव दिए तो ये ऊपर गया, ऐसा ऊपर गया, और फिर ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो एक और वेव जनरेट होगी, मगर वो वेव जनरेट जो होगी वो पीछे की तरफ ट्रैवल करेगी, ये ऐसी ट्रैवल करेगी। मतलब ये जब नीचे आएगा, अब वो कैसा है कि डिजिटल होता तो मैं आपको बता देता, डिजिटल बोर्ड होता या फिर प्रोजेक्टर लगा होता, तो वीडियो है इसका एक्चुअली मेरे पास, मैं सेंड कर दूंगा वो। तो वो क्या होगा, वो वेव नीचे आएगी वापस, और जब ये ट्रैवल करते वापस आएगी तो ये क्रेस्ट की तरह ही आगे बढ़ेगी। तो जाते वक्त वो वेव क्या थी, क्रेस्ट, लौटते वक्त भी वो वेव क्या है, क्रेस्ट। नो डाउट वेव वेलोसिटी तो रिवर्स हुआ है, वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होता ही है, मगर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुआ क्या, नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुआ। जाते वक्त वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे थे सारे के सारे पार्टिकल्स, लौटते वक्त भी सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर के तरफ ही वाइब्रेट कर रहे थे। तो मैं बोलूंगा यहां पर हुआ ये सीन है कि क्रेस्ट आपका क्रेस्ट बन के लौटा है, ट्रफ आपका ट्रफ बन के लौटा है, क्रेस्ट आपका क्रेस्ट बन के लौटा है, ट्रफ आपका ट्रफ बन के लौटा है। पार्टिकल वेलोसिटी डज नॉट रिवर्स, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुआ, बट वेव, सॉरी हाँ बराबर बराबर, वेव वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, मगर वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण से हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ फेस कितने का हुआ, तो वो हुआ 180 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री का, है ना, 0 डिग्री का या 0 रेडियन का। मतलब सिंपल सी बात, नो चेंज ऑफ फेस, फेस एंगल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अच्छा, ये सीन कब हुआ, जब आपका कहां से टकरा के आ रहा है वो, रेरर मीडियम से, है ना।
और किसी डेंसर मीडियम से टकरा के आ रहा है तो आपका चेंज ऑफ फेस हो जाता है 180 डिग्री का। ये बहुत एक मामूली दिखने वाला कॉन्सेप्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस का एक कहा जाएगा टर्निंग पॉइंट डिसाइड होता है ना। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले बाद एक स्टूडेंट के साथ वेव ऑप्टिक्स की क्वेश्चन स्टडी कर रहा था, तो उसी वक्त मैं वेव ऑप्टिक्स के जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो एक कॉन्सेप्ट बदल गया सिर्फ इसी चीज की वजह से कि वो वेव डेंसर मीडियम से टकरा के आई। तो इसी वजह से वहां पर पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, जहां पर एन लैम्बडा लगा करता था, वो अब पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है 3 लैम्बडा बाय 2 लगेगा, ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 लगेगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखो। रे ऑप्टिक में, वेव ऑप्टिक में, ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। दिखने में मामूली है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव का। आप बोर्ड रेडी करने से पहले एक काम करो, ट्रांसवर्स वेव का जो रिफ्लेक्शन है उसे स्टडी कर लो आप। अब देखो बेटा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव once it is from denser medium and the other time it is from the rarer medium। अब ये जो आपको बताया गया ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बट अपने स्टेट बोर्ड में है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपने। तो खैर देखो यहां क्या देख रहे हैं आप, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव का वाइब्रेशन जब वो आगे प्रोपोगेट करता है तो मीडियम ऐसा कंप्रेस होकर रिलैक्स, कंप्रेस होकर रिलैक्स ऐसा होकर आगे बढ़ता है। जहां मीडियम कंप्रेस हो जाता है, जिसको हाई प्रेशर रीजन भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंप्रेशन, कहा जाता है कंप्रेशन। और जहां मीडियम वाइड स्प्रेड रहता है, अलग अलग दूर दूर रहता है, उसको क्या कहा जाता है? रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। मान लो वेव कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थी, वेव वेलोसिटी इस तरफ थी डायरेक्टेड जाते वक्त, जब यहां डेंसर मीडियम से टकराई तो वहां क्या फॉर्म हो गया? कंप्रेशन। क्या फॉर्म हुआ? कंप्रेशन। अब वो टकरा के वापस लौट रही है, टकरा के वापस लौट रही है। जब वो टकरा के वापस लौटेगी तो कंप्रेशन विल रिमेन एज कंप्रेशन, है ना। मगर ऐसा है कि जो मीडियम आगे की तरफ वाइब्रेट करते हुए जा रहा था, अब वो पीछे की तरफ वाइब्रेट करते हुए आएगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं यहां पर कि यहां पर नो डाउट रिफ्लेक्शन के वेव वजह से वेव वेलोसिटी रिवर्स तो होती ही है, मगर यहां पर साथ ही साथ पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हुई है। वो पार्टिकल जो आगे की तरफ वाइब्रेट करते हुए जा रहा था, अब वो पीछे की तरफ वाइब्रेट करते हुए आ रहा है। तो भले ही यहां कंप्रेशन इज रिटर्निंग एज कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या हो रहा है? कैसे रिटर्न कर रहा है? कंप्रेशन बनकर ही रिटर्न कर रहा है। फिर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या हुई? रिवर्स हुई। ट्रांसवर्स वेव में क्या था? क्रेस्ट, अगर क्रेस्ट बन के लौटेगा तो फिर हम लोग क्या बोलते थे? पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई। मगर यहां क्या है? कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन बन के लौटेगा तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत अलग है ट्रांसवर्स वेव से। उसमें वो वाले रूल यहां नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई तो चेंज ऑफ फेस कितने का होगा? पाई रेडियन, यानी 180। अब यहां देखो आप बेटा क्या हो रहा है। यहां भाई आप देख सकते हैं कि जब रेयर मीडियम आया यहां पे, तो यहां कंप्रेशन, जाते वक्त कंप्रेशन था, है ना, मगर लौटते वक्त क्या हुआ? रेयरफैक्शन। तो नो डाउट वेव वेलोसिटी ये तो रिवर्स होती है टकराने से, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं रिवर्स हुई, नो रिवर्स। और इसी वजह से चेंज ऑफ फेस कितने का हुआ? 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अब बोले ऐसा समझा नहीं, रिवर्स बोले वेव तो वापस आई, मतलब पार्टिकल वहां का वापस नहीं आया। बोले क्या समझाएंगे? इमेजिन करो तुम स्कूल की लाइन में खड़े हो, ये तुम्हारे साथ सीन हुआ ही होगा। सब स्कूल की लाइन में खड़े हैं बच्चे आराम से, और एक बंदा मान लो यहां खड़ा है एकदम फाइनल लाइन पे, लोटम लाठी पीछे से चालू हुआ, बच्चे ने किसी ने करा है ना, ओ करके धड़ करके आगे। जो सामने खड़ा हुआ बंदा है, देखो क्या हो रहा होगा, ये एकदम गैप कम हो रहा होगा। जैसे एक ने पुश किया तो आगे वाला फिर उसके आगे वाले को पुश करेगा, वो आगे वाला उसके आगे वाले को पुश करेगा, गैप कम होगा, है ना। तो गैप जो कम होता है वो क्या होता है? कंप्रेशन। जब ये गैप बढ़ जाता है तो उसको क्या होता है? रेयरफैक्शन। अब जो बंदा यहां खड़ा था फाइनल पे, मतलब जैसे यहां पर समझो बाउंड्री पे खड़ा है मीडियम, उसको पीछे से किसी ने लौटा या उसको धक्का मारा, ये क्या होगा? सामने आ जाएगा
और उससे जो टकरा के जो पार्टिकल्स थे वो वापस लौट जाएंगे, दूसरे लोग वापस लौट जाएंगे। मगर ये बंदा जो सबसे सामने खड़ा था, इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ क्या? वो तो आगे चला गया ना। तो हम लोग जो है पार्टिकल वेलोसिटी को क्या कहां किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? इसी बेसिस पे जो दीवार के सामने जब आप टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, मीडियम से जब आप टकराते हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स होती है कि नहीं होती है? जो बंदा सामने खड़ा हुआ था वो तो रिवर्स नहीं हुआ है ना, वो तो आगे चला गया उसमें अगले मीडियम में। हाँ, उससे टकरा के कुछ पीछे के दोबारा वापस चले गए। होता है ना लोटम लाठी में, आगे टकराता फिर वो वापस से वो जो पीछे से वापस पीछे भी आती, वो वेव जो वेव आगे गई थी टकराते वक्त है ना, जो पीछे भी आती है वो पीछे यूं पीछे की तरफ लौटता है, फिर वो चलता है सिलसिला वो। तो हम जो बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ पार्टिकल्स दूसरे मीडियम में एंटर हो जाते हैं, तो यहाँ गैप क्रिएट हो जाता है, रेयरफैक्शन। और यहाँ क्रेस्ट जो है, जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन के लौट रहा है ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन के लौट रहा है। और इसी वजह से मैं यहाँ बोल रहा हूं कि यहाँ पे वेव वेलोसिटी तो रिवर्स हुई है, मगर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल आगे चला गया और यहाँ चेंज ऑफ फेज कितने का है? 0 डिग्री। ये स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए, उसमें इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं हो, या एनसीईआरटी के लिए रीड कर लो। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, नेम्ड एज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। ओके, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है बेटा? डिफाइन तो ऐसा किया गया है कि जब दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इवन पाथ इस सेम रास्ते से जा रहे हो, ऐसी वेव्स जो हर तरह से सेम है सिवाय डायरेक्शन के, बस उनका डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। जब ऐसी दो वेव्स आपस में टकराती है तो वहां पर क्या होता है? एनर्जी लोकलाइज्ड हो जाती है। बोले एनर्जी लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है ना, बारी बारी से सभी पार्टिकल को मौका मिलता है सबसे ऊपर की ऊंचाई पे जाने का, यानी क्रेस्ट पे जाने का, और बारी बारी से सभी पार्टिकल को मौका मिलता है ट्रफ पे जाने का, है ना। अगर एक वेव के एक हिस्से में क्रेस्ट बना है, थोड़ी देर के बाद ये वाला क्रेस्ट बनेगा, थोड़ी देर के बाद ये वाला क्रेस्ट बनेगा, थोड़ी देर के बाद ये वाला क्रेस्ट बनेगा। तो बारी बारी से हर एक पार्टिकल को मौका मिला, तो हर बारी बारी से हर एक पार्टिकल को एनर्जी मिली क्रेस्ट पे जाने की। तो ऐसा है कि भाई वहां पर कोई भेदभाव नहीं था, प्रोग्रेसिव वेव में सबको बराबर बराबर का मौका मिल रहा था। मगर स्टैंडिंग वेव में प्रॉब्लम यह है कि यहां एनर्जी लोकलाइज्ड है। एक पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, और वहीं दूसरे पार्टिकल को इतनी 0 एनर्जी मिलेगी, वो वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां एनर्जी का आपका आगे प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा, एनर्जी आगे बढ़ नहीं पा रही, एनर्जी एक जगह फंस के रह गई है। किसी को बहुत ज्यादा मिल गया तो बहुत ही ज्यादा है, और किसी को कुछ भी नहीं मिला तो साला 0 ही आखिरी तक के। तो ऐसे मैं बोलूंगा, मैं इसका क्या हो रहा है, वेव आगे नहीं बढ़ पा रही। इसी वजह से इस वेव को कहा जाता है स्टेशनरी वेव, रुकी हुई, या स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। व्हेन two waves, two identical waves having same frequency, amplitude, comma velocity, traveling along same path, interfere with each other, the wave generated is called as stationary or standing wave। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट लिया, उससे एक रस्सी अटैच किया, और मैंने क्या किया, बीच में से इसको पकड़ के खींच डाला, बीच में से। तो मैं बीच में से जब उसको पकड़ के खींचता हूं तो होगी क्या, बीच में से सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल होगी, वेव जनरेट। फिर ये क्या करेगा, रिजिड सपोर्ट से दोनों भी वेव टकरा के वापस आएंगी, है ना।
और जब ये वेव वापस टकरा के आएगी तो अब यहां पर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेव इस तरह से वाइब्रेट करेगी, यानी बीच में क्या हो गया, एक बड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है और यहां तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं हो पा रहा है। या पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगी, ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा, मगर इधर का बीच वाला हिस्सा और इधर का बीच वाला हिस्सा यानी दो लूप्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। जो हिस्सा बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है उसे कहते हैं एंटी नोड। ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता उसको हम लोग कहते हैं नोड, इसको कहते हैं नोड। ये ऐसे सीन आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे, आपको ये देखने को मिलता है गिटार, सितार, वायलिन, है ना, वो इंस्ट्रूमेंट जो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो तार के वाइब्रेशन पे हम काम करते हैं। इवन यहां तक के फ्लूट, बोले सर यहां तो तार नहीं है, यहां हवा है। फ्लूट बोले तो बांसुरी, है ना, दो टाइप की, एक आती है और एक ये। तो जो आपकी जो भी बांसुरी होगी, है ना, तो उसके अंदर की हवा उस तरह से वाइब्रेट करती है। उसके बारे में जब वो आएगा सीन तब अपन पढ़ेंगे, है अपने को ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, तो जब वो पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल यहां गिटार में, आप गिटार में करते क्या है, आप ऐसा हाथ से प्लग करते हैं, ऐसा प्रेस करते हैं सॉरी, और यहां से प्लग करते हैं। गिटार हो गया, वो सितार में ऐसा उंगलियों से करते हैं, यहाँ ऐसा दबा देते हैं एक से। असल में क्या करते हैं, वो उंगलियों से दबाते हैं जब ऊपर वाले, तो वो वाइब्रेटिंग लेंथ डिसाइड करते हैं, ये वाइब्रेटिंग लेंथ, वो वाइब्रेटिंग लेंथ, ये वाइब्रेटिंग लेंथ, वो वाइब्रेटिंग लेंथ। और अलग अलग वाइब्रेटिंग लेंथ से अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सारे गामा पा जो बोलते हैं उसमें। और वो यहां से प्लग करते हैं। इवन कहाँ प्लग कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, ये सारी चीजें मैटर करती है कि भैया इसके बेसिस पे सारा साउंड जनरेट होता है। गिटार, सितार, वायलिन, इवन वायलिन भी जो आप देखते हैं उसको वाइब्रेशन, सारा सब कुछ वाइब्रेशन पे है। फ्लूट, उसमें जो बांसुरी होती है उसके अंदर ओपन ऑर्गन पाइप होता है। इवन जो बॉयज जनरली अपन करते हैं उसको ऐसा, ये जो करते हैं जोर से साउंड जनरेट होता है। ये भी जो साउंड आपने सुना था ये भी स्टैंडिंग वेव के कारण था। जब आपने ब्लो करे एयर को तो एक वाइब्रेट करती हुई एयर नीचे गई और उससे टकरा के, नीचे के बेस से टकरा कर एक वाइब्रेट करती हुई एयर वापस आई। इवन अगर ये ओपन होता चारों तरफ से अगर, और मैं जस्ट उसका ऐसा ब्लो करता, एक पाइप है जो इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है, और मैं उसको बस ब्लो कर रहा हूं ऐसा, उसमें भी आपको आवाज आएगी, उसमें भी आपको साउंड सुनाई भी देता है। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं बेटा कि ये सारे के सारे साउंड जो जनरेट हो रहे हैं ये स्टैंडिंग वेव की वजह से जनरेट हो रहे हैं। स्टैंडिंग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को ध्यान रखना है, जो एनलिस्ट करना है, जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे फिलहाल। जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज है, चलो देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा स्टैंडिंग वेव में की प्रॉपर्टीज में कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते। जो पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी नोड। और जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते वो क्या कहा जाता है, नोड। तो मैं यहां कहूंगा व्हेन अ स्टैंडिंग वेव is generated in a medium, some particles vibrate with maximum amplitude called as antinode, and some do not vibrate at all, called as node। और कुछ तो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। तो जैसे कि हमने ये कहा था, ये रिजिड सपोर्ट है, रस्सी को खींचे आपने और यहां पर आपने देखा इस तरह का वाइब्रेशन जनरेट हो गया, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप दो लूप भी बना सकते हैं, आप चाहे तो तीन लूप का भी बना सकते हैं उसको।
इस तरह से 3 लूप का भी बना सकते हैं। फिर एक पॉइंट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, मतलब एकदम एक के बाजू एक जो नोड आते हैं या एंटी नोड, है ना, एक के बाजू एक नोड या एंटी नोड। देखो ये एक पूरी वेव हुई, यहां एक पूरी वेव जनरेट हुई, ये पूरी वेव हुई, और पूरी वेव की लंबाई को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। मतलब यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा क्या होगा फिर? लैम्बडा। अब ये देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो ये नोड और ये नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा फिर? ये हो जाएगा आपका लैम्बडा बाय 2। या फिर एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा आपका? लैम्बडा बाय 2। तो दो एडजेसेंट नोड या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा बाय 2। एक के बाजू एक आने वाले नोड के बीच का डिस्टेंस, एक के बाजू एक आने वाले एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा? लैम्बडा बाय 2। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड इज एंटी नोड एंड नोड इज लैम्बडा बाय 4। ये समझेंगे आप क्या हुआ? तो ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा? आप कोई लोग समझे ये ऊपर वाला ही सेंटेंस तुम दोबारा लिख रहे? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। इसमें क्या है कि सेकंड सेंटेंस में ये कहा गया है, सेकंड स्टेटमेंट में, कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होगा। और तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया? एक नोड और दूसरा एंटी नोड, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्बडा बाय 4। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? लैम्बडा बाय 4। चौथा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ लूप वाइब्रेट्स, मेरा थोड़ा स्टेटमेंट मतलब लैंग्वेज अलग होगी मगर कॉन्सेप्ट वही निकल के आएगा, विथ सेम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, vibrates with same period and frequency though they have different amplitudes, though they have different amplitudes। तो वो क्या बोल रहा है कि एक मीडियम के या एक लूप के कोई भी पार्टिकल पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी पार्टिकल पकड़ो, कोई भी आप क्या देखेंगे? उसको नीचे से जाके वापस ऊपर आने के लिए टाइम कितना लगेगा, है ना? तो बोले हर पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा। आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे कैसे? ये पार्टिकल को तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और ये पार्टिकल तो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करना है उसके मुकाबले। हाँ, फिर भी ये लोग क्या करते हैं? सेम पीरियड होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, ये एक साथ नीचे जाते हैं और एक साथ ऊपर आते हैं। तो जाहिर बात है जो बीच वाला पार्टिकल है यानी एंटीनोड वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आप एंटीनोड से नोड की तरफ सरकते जा रहे हैं, पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो जाएगी? कम 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 होते चले जाएगी। और नोड वाला पार्टिकल तो भैया वो तो बहुत मस्त मजे में बैठा हुआ है, उसको भाई तुम करो मेहनत, मैं बैठा हुआ आराम से, उसका तो कोई काम ही नहीं है ना, उसकी जो वेलोसिटी है क्या बेटा? 0 है। आई बात समझ में? तुमने एक और बात पे गौर किया होगा कि देखो आजू बाजू के जो लूप है इसके पार्टिकल्स हमेशा ऑपोजिट फेस में रहेंगे। अगर यहां सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ है तो यहां बाजू वाले इसमें सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ होंगे, फिर उसके बाजू वाले में सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। यानी पार्टिकल्स इन द एडजेसेंट लूप, आजू बाजू वाले लूप में पार्टिकल्स जो हमेशा होते हैं ये ऑपोजिट फेस में ही होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा पार्टिकल्स इन द एडजेसेंट loop are in opposite phase। Particles in the adjacent loop are in opposite phase। अगर एक ऊपर है तो इधर साइड में सारे सारे नीचे होंगे, अगर इधर नीचे चले गए, जैसे ये नीचे गए वैसे ही सारे सारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि पार्टिकल्स इन द एडजेसेंट लूप आर इन सेम फेज, मगर देखो क्या यूनिटी है इनकी। पार्टिकल्स इन द सेम लूप दे आर ऑलवेज इन द सेम फेज। अगर एक भी पार्टिकल पॉजिटिव रीजन में है, ऊपर वाले रीजन में है, तो सारे के सारे पार्टिकल कहां रहेंगे? पॉजिटिव रीजन में है। अगर वो एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे यानी ये वाली लाइन पे पहुंच गया
तो सारे के सारे भी कहां पहुंचे होंगे, वही लाइन पे पहुंचे होंगे। अगर एक पार्टिकल एकदम निगेटिव रीजन में घुसा तो सारे के सारे कहां घुसे होंगे, निगेटिव रीजन में घुसे होंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं while particles in the same loop are in same phase, है ना। ये प्रॉपर्टीज है, बताओ, ये प्रॉपर्टीज है आपकी स्टेशनरी वेव या फिर जिसको हम लोग कहेंगे स्टैंडिंग वेव की। ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, देखो यहां जब तक वाइब्रेशन चालू है, जब तक वाइब्रेशन चालू है तब तक ये पार्टिकल हमेशा सबसे ज्यादा उछलते रहेगा, और ये पार्टिकल बेचारा एकदम गरीब, इसके पास कोई एनर्जी नहीं। तो यहां एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कि सबके पास बराबर बराबर नहीं, एनर्जी एक जगह पे फिक्स होकर रह गई। इसी कारण से इसको कहा गया है कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, क्योंकि यहां एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं करती। आई बात समझ में? तो चलो अब ये आपके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप। बीच